हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये एक फोटो देखिए। ये फोटो है, ये मैप है हमारे देश भारत का। जो आज भारत हम देख रहे हैं, ये टोटल 28 स्टेट से मिलकर एक कंट्री बना है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज जो ये 28 अलग अलग राज्य हैं, ये राज्य ना होके अलग अलग अगर देश होते तो? लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक यही समस्या 1947 में जब हमारा भारत आजाद हो रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आन पड़ी थी कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है, राजा रजवाड़ों का जो जगह था, उनको 3 चॉइस दिया था कि या तो वो पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं, या नहीं तो वो भारत से जुड़ सकते हैं, या अगर वो चाहें तो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारा भारत 28 देश न होकर 28 अलग अलग राज्यों का एक समूह है और एक यूनियन कंट्री है। इसका श्रेय जाता है वन एंड ओनली आयरन मैन ऑफ इंडिया, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो उनका जो ये कंट्रीब्यूशन था हमारे देश को यूनाइट करने का, उनकी उस मेहनत के एक छोटे से अंश पे आज हम नजर डालते हैं इस बुक के जरिए, ऑपरेशन पोलो। ये बुक एक्चुअली में मैंने आसाम बुक फेयर से खरीदा था, और इस बुक में जो भी डिटेल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बताने से पहले ये बात बताना जरूरी है कि ये जो ऑपरेशन पोलो हुआ था, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्यों नौबत आई कि ऑपरेशन पोलो जैसी चीजें हुई, और एक्चुअली में क्या था ऑपरेशन पोलो। तो चलिए एक बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, फिर इस बुक का रिव्यू करेंगे और फिर बताएंगे कि इस बुक में क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और क्या ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी मुझे लगी कि और अच्छी होती अगर बुक में तो बहुत अच्छी होती। चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि हमारे देश पे 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। ये अंग्रेज 1657 जो बैटल ऑफ पलासी है और 1664 जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसके बाद एक ट्रेडिंग कंपनी से हटकर हमारे देश पे राज्य करना स्टार्ट किए। उन्होंने यहाँ के लॉज बनाए, रूल्स बनाए, गवर्नमेंट सिस्टम्स बनाए। तो ये जो ट्रेडिंग कंपनी है, जो भारत से सिर्फ स्पाइसेस, इंडिगो, इन सब का व्यापार किया करता था, धीरे धीरे ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे ये लोग बैठ के राज्य करना स्टार्ट कर दिए। कई सारे स्ट्रगल के बाद, हम सबको पता है कि कितना ज्यादा स्ट्रगल रहा हमारे देश को आजाद कराने में। ठीक 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये एक देश आजाद नहीं हुआ, यहाँ एक पूरे के पूरे बड़े से देश को 2 हिस्सों में विभाजन किया गया। एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। लेकिन दोनों ही राज्यों में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब राजा रजवाड़ों का जगह। तो भारत का इतिहास हमेशा राजा रजवाड़ों का रहा है, यहाँ पे शुरू से ही राजा रजवाड़े रहे हैं। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स था, उनको अंग्रेजों ने चॉइस दिया कि या तो आप भारत के साथ जुड़ सकते हैं, या आप पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, या नहीं तो आप एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस टाइम पे बहुत ज्यादा चुभी। उनको ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी कि कैसे वो सबको एक साथ लाएंगे और एक साथ बना के एक यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे, ताकि ये जो आज भारत ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जो भारत और पाकिस्तान में बट गया है, अगर प्रिंसली स्टेट भी अपना 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 कंट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये जो भारत आज बहुत बड़ा दिख रहा है, ये पूरी तरीके से बिखर जाएगा। आज जो हमारे भारत में पेनिसुलर रीजन से लेके माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, फार्मिंग एरियाज हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कुछ चीजें किसी के पहाड़ किसी पास चल जाएगा, पहाड़ किसी और कंट्री के पास चल जाएगा, जो समुद्र का एरिया है वो किसी और के पास चल जाएगा, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किसी और के पास चल जाएंगे, जो रिवर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो काफी ज्यादा डिस्प्यूट होगा, और फ्यूचर में ये चीजें कभी भी एक यूनाइटेड कंट्री के लिए सही नहीं था। तो यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना साम दाम दंड भेद सब अपनाकर सारे राज्यों को मना लिया कि आप भारत में शामिल हो जाए। जो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होके चले गए वो तो नहीं, लेकिन जो इंडिया में थे, जो हिस्सा इंडिया में प्रिंसली स्टेट का था, उन सबको उन्होंने मनाया और बोला कि आप भारत में रहिए। कभी फोर्स से, कभी नेगोशिएशन से, जैसे उन्हें मनाना था उन्होंने मनाया। सारे राज्य मान गए, लेकिन 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद के निजाम, ये जो 3
प्रिंसली स्टेट्स था, ये 3 प्रिंसली स्टेट्स ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। जूनागढ़ और कश्मीर का स्टोरी हम कभी और बताएंगे आपको। आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। और ये जो पूरा ऑपरेशन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी का हेल्प लेके ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया था हैदराबाद में, इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो क्यों? क्योंकि हैदराबाद में उस टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलो ग्राउंड्स हुआ करते थे, इसीलिए उसको ऑपरेशन पोलो कहा गया। तो चलिए इस बुक के डिटेलिंग के साथ जो एक हिस्ट्री भी रही है उसको समराइज करके आपको बताते हैं कि इस बुक में एक्चुअली क्या है। जिस समय भारत आजाद हो रहा था 1947 में, उस समय हैदराबाद पे निजामों का शासन था, वहां पे निजाम हुआ करते थे। तो और एक ऐसे निजाम हुआ करते थे जिनके रिचनेस, जिनके लग्जरीज लाइफ को के बारे में न्यूयॉर्क टाइम में छपा करता था। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा लग्जरीज लाइफ रहा होगा उनका। तो उस टाइम पे निजामों का शासन था। जो निजाम्स थे वो मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते थे, लेकिन जो पॉपुलेशन था वहां पे, जो मेन पॉपुलेशन था, वो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वहां पे हिंदू थे। और ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहता था वहां पे कि हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन है और जो राज्य करने वाले हैं, जो शासन करने वाले हैं, ये मुस्लिम है। एक बहुत ही एंगल रहा है हमेशा हिंदू मुस्लिम को लेके भारत में। ये चीजें वहां भी मेंटेन था, वहां भी बना हुआ था। कैसे इंडियन आर्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ जो लोकल रिबेलियन थे वो कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करने के लिए, इस बुक में इसी चीज के बारे में बताया गया। इस बुक की सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि इस बुक के में फिक्शनल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। फिक्शनल कैरेक्टर का मतलब कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपना स्टोरी बता रहा है कि वो ऑपरेशन पोलो को होते हुए देखा, उसमें हेल्प किया और क्या क्या चेंजेस उसने देखे कि एक हैदराबाद जो इंडिपेंडेंट हुआ करता था और एक हैदराबाद जो इंडिया से मर्ज हुआ, उसके बाद जो चेंजेस आए, उस चेंजेस को उसने देखा। फिक्शनल कैरेक्टर में इसीलिए बोल रहा हूं बहुत अच्छा है क्योंकि अगर फिक्शनल कैरेक्टर नहीं होता तो ये नॉवेल ना होके एक हिस्ट्री की बुक हो गई रहती जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें फैक्ट्स ना होके एक फिक्शनल कैरेक्टर की स्टोरी है। अब जब फिक्शनल कैरेक्टर की स्टोरी है तो इसमें ऑपरेशन पोलो के फैक्ट्स के अलावा उसकी अपनी भी स्टोरी होगी, एक अपना बैकग्राउंड होगा, एक अपनी प्राइवेट लाइफ होगी, एक अपना प्रोफेशनल लाइफ होगा, अपनी भी प्रॉब्लम्स होगी इसकी। इसीलिए ये बुक हिस्ट्री की बुक ना होके एक स्टोरी की बुक है, विच इज वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा कि एक फिक्शनल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके सारी की सारी स्टोरी बताई गई है। तो कहानी शुरू होती है एक आदिश नाम के लड़के की, जिसके पिता दर्शन रेड्डी निजाम के जो जितने भी इंपॉर्टेंट जमींदार होते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट्स एंड फार्मर्स के, उसका वो बेटा था। लंदन में पढ़ाई कर रहा होता है, लग्जरियस लाइफ जी रहा होता है, लेकिन फिर भी इसमें एक मलाल सा रहता है क्योंकि वो जब भी लंदन में बाहर निकलता था तो एट द एंड उसको इंडियन कह के ही बुलाया जाता था। इतना ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने के बावजूद भी हमेशा उसको एक इल्यूजन रहता था कि यार मेरा देश, मतलब ये जो एंगल है, ये जो सोच है लोगों का, ये कब बदलेगा। काफी दिन पढ़ने के बाद आदिश को फाइनली दर्शन रेड्डी, उनके जो पिता है, उसका फोन आता है और बोलते हैं कि तुम अब घर आ जाओ। जब वो हैदराबाद वहां पे जाता है तो उसको कई सारी नई चीजों के बारे में पता चलता है जो वहां लंदन में बैठ के इंडिया के बारे में पता नहीं चल रहा था उसे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो हैदराबाद और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको बहुत क्लोजली से देखने का मौका मिलता है। आदिश बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर रहता है और आदिश के पिता जो दर्शन रेड्डी रहते हैं वो चूंकि निजाम के कोर्ट में एक बहुत वैल्यूएबल पोस्ट पे रहते हैं, जिस कारण से हैदराबाद का जो फेमस हॉस्पिटल ओस्मानिया हॉस्पिटल है, उसका रेनोवेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा, वो आदिश को मिल जाता है। आदिश अपने काम में बिजी हो जाता है और उसके जो पापा हैं वो निजाम के कोर्ट में जितने भी टैक्स कलेक्शन है उन सब चीजों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साइड में ये हमेशा एक छोटा सा आग लगा ही रहता है कि हैदराबाद और इंडिया का जो ये रिलेशन है ये सही नहीं चल रहा है। मे बी निजाम चाहे तो हैदराबाद का एक अलग से कंट्री बना सकते हैं, मे बी चाहे तो वो पाकिस्तान से एसोसिएट कर सकते हैं, और नहीं तो उसे फाइनली इंडिया से एसोसिएट करना पड़ेगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट वहां पे कोर्ट में बैठे जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने राय हैं। कोर्ट में बैठे हुए ऐसे कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहे, क्योंकि वो उनको पावर चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हैदराबाद इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहेगा और इंडिया से मर्ज कर जाएगा तो जो ये आज पावर ये आज अपने साथ रख रहे हैं, शायद इन्हें इंडिया से मर्ज करने के बाद
नहीं मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये निजाम को कान भरना स्टार्ट करते हैं, एक फॉल्स होप देना स्टार्ट करते हैं कि नहीं हम लोग इंडिया से जीत सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये वो। और इन सभी चीजों को आदिश बहुत क्लोजली देख रहा है। आदिश एक चीज और बहुत क्लोजली देख रहा है कि किस तरह से पीजेंट और फार्मर्स बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं जमींदारों के टैक्स कलेक्शन के कारण। क्योंकि आदिश के पिता एक जमींदार रहते हैं, तो इसे भी कई बार मल्टीपल जगह पे मौका मिलता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाने का। जब ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाता है तो इसके साथ जो पापा के जो असिस्टेंट वगैरह रहते हैं, उसका ब्रूटलनेस देख के ये बहुत ज्यादा हिल जाता है कि इतना ज्यादा कैसे कोई क्रूर हो सकता है। अगर कोई पीजेंट या फार्मर पैसा नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, तो एक इंसिडेंट, एक बहुत स्मॉल सा इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक कृष्णा नाम का एक व्यक्ति रहता है जो अपना टैक्स रेगुलरली पे कर रहा होता है, लेकिन किसी मंथ उसकी शादी हो जाती है और शादी हो जाने के कारण काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। ज्यादा खर्च हो जाने के कारण वो टैक्स उस मंथ जितना होता है उतना कलेक्ट नहीं कर पाता है। उसको वो जो कृष्णा है, इसको ये पूरा का पूरा उम्मीद रहता है कि जब ये जमींदार से जाके कहेगा ये बात कि इस महीने मेरी शादी हुई है जिस कारण से पैसा खर्च हो गया है, तो वो इस बात को समझेंगे और मुझे मौका देंगे कि मैं जो ये बाकी का टैक्स है वो कभी और दे दूं। क्योंकि ये टैक्स जो है, बाकी का जो टैक्स है, पहले का जितना भी टैक्स है, ये टाइम टू टाइम पे कर रहा था। लेकिन जब ये जमींदार के पास पहुंचता है तो जमींदार इसको धमकाता है ये कह के कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम निजाम के लिए सर्व कर रहे हो, निजाम को सर्व नहीं करने का नतीजा तुम्हें पता है। ऐसे से करके वो धमकी देता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए कि उसकी शादी हो गई है, वो अपने वाइफ को भी साथ में ले जाता है और बोलता है कि जमींदार जी देखिए, ये मेरी वाइफ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी इसके साथ शादी हुई है। यू विल बी अमेज्ड कि इस बुक में कितना ब्रूटल से ये चीज लिखा गया है कि उसकी वाइफ को शाम में वो जमींदार घर पे छोड़ता है। मैं इससे ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं कि क्या सीन रहा होगा उस टाइम पे, बट ये कोई नई बात नहीं है। हम सबको पता है कि ब्रूटलनेस जो है उस टाइम पे पीक पे था। मतलब अंग्रेज तो थे ही अलग लेवल के कमीने। सॉरी, मेरा थोड़ा सा वर्ड थोड़ा अजीब हो रहा होगा, लेकिन जितने भी अपर लेवल के लोग थे, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो कोई भी हो, वो लोग भी ऐसे ही थे कि अगर टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है पीजेंट से तो इतना ज्यादा ब्रूटलनेस दिखाते थे कि अंदर से इंसान हिल जाए। और अंग्रेज का तो आपको पता ही है। ये सब चीजों के कारण जितने भी लोकल रिबेलियंस थे, एक लोकल ग्रुप, रिबेलियन ग्रुप बनता चला गया, क्योंकि हद हो गया था लोगों का, बहुत ज्यादा हद हो गया था इस टॉर्चर का। तो धीरे धीरे ये कृष्णा टाइप के जितने भी लड़के लोग थे, ये सारे लोकल रिबेलियंस का ग्रुप बनाने लगे और ये लोग इंडिया को सपोर्ट करने लगे कि किसी तरह से हैदराबाद फाइनली इंडिया में मर्ज हो। आदिश भी इंटरनली यही चाहता था कि हैदराबाद इंडिया में मर्ज हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मैं सस्पेंस आपके साथ छोड़ रहा हूं कि आदिश इस बात से कैसे टिल्ट किया, कैसे उसका झुकाव इस पूरा पॉलिटिकल डेमोग्राफी में बढ़ा कि वो फाइनली ये चाहने लगा कि हैदराबाद इंडिया में शामिल हो जाए। और वो जितनी भी मीटिंग्स उसके घर पे हुआ करते थे, उसके सीक्रेट्स वो सुन के निकाल के वो इंडियन गवर्नमेंट्स को फॉरवर्ड करता था, ताकि वो लोग इंडियन आर्मी के साथ बैठ के एक प्रॉपर प्लान बना सके और हैदराबाद को फाइनली इंडिया में मर्ज करा सके। तो यहाँ पे आदिश का प्लान चल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्लान चल रहा है, लोकल्स रिबेलियन का प्लान चल रहा है, निजाम का अलग ही प्लान चल रहा है कि नहीं मुझे इंडिया के साथ फाइट करना है, इंडिया के साथ जीतना है ताकि मैं एक अपना कंट्री बना सकूं। जो निजाम के अंदर कोर्ट में जितने भी लोग हैं उनका एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रहा है कि किसी तरह से इंडिया में मर्ज नहीं होना है, क्योंकि अगर मर्ज हो जाएंगे तो ये जो पावर्स आज मुझे मिल रही है एज ए इंडिपेंडेंट रह के वो कभी नहीं मिलेगी इंडिया में मर्ज रह के। लोकल रिबेलियंस का एक अलग ही डिमांड है कि अगर इंडिया में मर्ज हो जाएंगे तो ये जो आज टॉर्चर झेलना पड़ रहा है मुझे, ये कहीं नहीं झेलना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ती है। इंडियन आर्मी अच्छे से सक्सेसफुली हैदराबाद को फाइनली इंडिया में मर्ज करती है। बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे बाहर में सवाल उठते हैं, एक मतलब इंटरनेशनल इशू बन जाता है कि क्या होगा कैसा होगा। लेकिन ये इंटरनेशनल इशू इतना बड़ा नहीं बनता है जितना बड़ा सोचा गया था, क्योंकि अभी अभी मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो सबको आजादी हुआ है, रिसेंटली सबको ग्रो करना स्टार्ट किए। तो जितने भी कंट्रीज है ना, इस बुक में जैसा लिखा हुआ है कि जितने भी कंट्रीज है ना वो सारे अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं,
अपने अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इंटरनल फैक्टर्स किसका कितना ज्यादा हिला हुआ है। तो इसीलिए इतना बड़ा इशू नहीं बना, हालांकि मैं श्योर हूं कि जरूर बना ही होगा थोड़ा बहुत। तो ये चीजें सब कुछ एक साथ चलती है और फाइनली हैदराबाद इंडिया से मर्ज करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल कि जितने भी पीजेंट्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, जिनका वो सपना था कि फाइनली हैदराबाद इंडिया में मर्ज होने के बाद जो वो टॉर्चर वो झेल रहे हैं, उनको वो झेलना नहीं पड़ेगा उन जमींदार्स के द्वारा, क्या वो खत्म हो गया? इस बुक में लिखा है बिल्कुल नहीं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्कुल नहीं। जितने भी पावरफुल लोग थे, जितने भी जमींदार्स लोग थे, वो जिस टाइम पे निजाम पावर में थे और निजाम के साइड में ही थे, वो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर्स आया हैदराबाद का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लॉयल हो गए। वो निजाम को छोड़ दी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लॉयल हो गए। तो अब जो ये पूरा एक सिस्टम बन गया, हर जगह ऐसा सिस्टम बन गया है कि जो लोग पहले बहुत इलीगली टॉर्चर किया करते थे, अब वो बैठ के लीगली टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल जितने भी बड़े पैसे वाले लोग थे, पावरफुल लोग थे, जो निजाम के लिए लॉयल हुआ करते थे, क्योंकि निजाम पावर में है, वो जैसे इंडिया के पास पावर आया, वो इंडिया के लिए लॉयल हो गए। कुछ नहीं बदला। वो जो पीजेंट्स थे, जिनकी इतनी स्ट्रगल थी कि एक दिन ऐसा मिलेगा जब ये जो पूरा टॉर्चर है, ये सब मुझे अलग से देखना नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी सपना साकार नहीं हुआ। आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज चूंकि वो जो एक रूथलेसपन है, वो अगर कोई भी बड़े से बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी अगर करे तो वो दिख जाता है। और चूंकि लॉ ऐसा बना है, डेमोक्रेसी है, जिस कारण से चीजें चाह के अगर बाहर आ जाती है, अगर बाहर नहीं आ रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर बाहर आती है तो थोड़ा सा आदमी डरता है कि बाहर चीजें नहीं आए। बस यही बदला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदला। उस टाइम पे सब कुछ रूथलेस ओपनली हुआ करता था, आज लोग छिप के कर लेते हैं रूथलेसपन। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता वो कहीं ना कहीं कागज में बंद रह जाता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को पढ़ें। इसलिए बुक को पढ़ें क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि ऑपरेशन पोलो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हैदराबाद क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, और चूंकि हमारे देश का इतिहास है तो हमें जरूर ही पढ़ना चाहिए। एक छोटा सा मुझे इस राइटिंग में लैक लगा। वो लैक ये था कि जैसा मैंने आपको बताया कि आदिश का जो झुकाव है वो भारत की तरफ होता है कि हैदराबाद को भारत से मर्ज हो जाना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और उस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो ये जो सीक्रेट है जब आदिश के सामने आता है, एक्चुअली सामने नहीं आता है, आदिश एज्यूम करता है कि यही इसका सीक्रेट है, यही इसका बैक लाइफ रहा होगा। तो ये रीडर्स पे ही छोड़ दिया गया ये बात मानने के लिए कि आदिश जो सोच रहा है वो सच सोच रहा है। ये कहीं रिवील नहीं किया गया बुक में कि आदिश जो सोच रहा है वो सच सोच रहा है। जैसे मान लीजिए, लेट सपोज कीजिए, मैं बताता हूं कि मैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिला, राइट, और उस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में मुझे उसके हरकतों को देख के लगा कि यार ये ना इस टाइप का इंसान है, तो ये मुझे लगा, एक्चुअली में वो नहीं है। तो बुक में सिर्फ यही पार्ट दिखाया गया है कि मुझे लगा, ये कहीं रिवील नहीं किया गया कि जो तुम्हें लग रहा है वो एक्चुअली में सच है। तो ये चीज मुझे तो लगा कि अगर ये भी बताया जाता कि नहीं, आदिश जो सोच रहा था उस टाइम पे वो सच सोच रहा था, और इसका इतना बड़ा सीक्रेट है, और इतना बड़ा सीक्रेट है तो इसका इतना इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है, थोड़ा बैकग्राउंड पे भी फोकस किया जाता कि कैसे ये इंसान इतना बड़ा सीक्रेट लेके साथ में चल रहा है, तो ये बुक थोड़ा सा और निखरता। बाकी बहुत अच्छी बुक है ये, आपको मस्ट एकदम पढ़ना ही चाहिए इस बुक को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको बुक लेना है तो अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आपको लिंक बायो में मिल जाएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बुक को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये बुक कैसे लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते।